नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीजेपी हुकूमत आर्टिकल 370 को मंसूख नहीं कर सकती। मुल्क के अवाम में अमदन उलझन पैदा करने का उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्ज़ाम। नरेंद्र मोदी के साथ गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने मसले कश्मीर को उठाया। आज तेलंगाना बंद, पोलावरम प्रोजेक्ट के खिलाफ टीआरएस का एहतजाज। सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान इंटरनेट की मशहूर शख्सियतों में शामिल। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने इस्तेदलाल किया है कि बीजेपी हुकूमत के लिए दस्तूर की दफा 370 को मनसूख करना नामुमकिन है। इस दफा के तहत जम्मू और कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर आमदन उलझन पैदा की जा रही है। इस सबब इस रियासत के अवाम मजीद एहसास बेगानगी में मुब्तला हो जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मरकज़ बीजेपी हुकूमत दस्तूर साज असम्बली की दोबारा तलबी तक दफ़ा 370 को मनसूख नहीं कर सकती। दस्तूर साज असम्बली ने हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के अलहाक को मंजूरी दी है। अगर आप फिर एक बार ये मसला उठाना चाहते हैं तो आपको दस्तूर साज असम्बली लाने की ज़रूरत होगी और तब हम बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर उस तनाज़े पर इज़हार ख्याल कर रहे थे जो वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुमलिकती वज़ीर जितेंद्र सिंह के रिमार्क से पैदा हुए हैं। जितेंद्र सिंह ने कल कहा था कि दस्तूर की दफ़ा 370 की मनसूखी पर इन लोगों को कायल कराने की कोशिश की जाएगी जो कायल नहीं हैं। इन रिमार्क्स पर तनाज़ा जारी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज़ इस रियासत के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करे, लेकिन ऐसे इक़दामात से जम्मू कश्मीर के अवाम मज़ीद बेगाना हो जाएंगे। आप मरकज़ रियासत से ताल्लुकात मुस्तहकम करना चाहते हैं, लेकिन तरीक़ा ऐसा नहीं होता। इस रियासत के अवाम और माबाकी मुल्क के दरमियान खुला मज़ीद वसी हो जाएगा, जिसको आप बहुत जल्द समझ लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की सियासी मजबूरी समझता हूं, लेकिन पहले दीगर वादों पर तो तवज्जो मरकूज़ कीजिए। पहला हमला जम्मू कश्मीर पर है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दफ़ा 370 पर और इस रियासत में रियासती मौजू के क़वानीन पर मुल्क के अवाम में आमदन उलझन पैदा की जा रही है। यहाँ जायदाद की खरीदी से दफ़ा 370 का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आर्टिकल 370 से पहले रियासती मौजू के क़वानीन का निफाज इस रियासत में महाराजा की जानिब से अमल में लाया जाता था कि जम्मू कश्मीर के उन अवाम को बचाया जाए जिन्हें खदशा था कि दौलतमंद पंजाबी आएंगे और इनकी अराजी खरीद लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप आज देखें, खुदा न खास्ता अगर आप हमारे रियासती कानून से छेड़छाड़ करेंगे, तब भी ऐसी सूरत हाल में कोई भी कश्मीर को नहीं आएगा। अगर ये अराजी खरीदी जाती है या इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो वो इलाके जम्मू में होगी। उमर अब्दुल्ला ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि रियासती मौजू के कानून इस रियासत की तरक्की में रुकावट हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात के दौरान मसले कश्मीर को उठाया। नवाज शरीफ के मुशीर बराए उमूर कौमी सलामती व उमूर खारिजा सरताज अजीज़ ने ये बात बताई और इन इत्तलात को रद्द कर दिया कि बातचीत के दौरान मसले को नज़रअंदाज कर दिया गया था। अजीज़ ने कहा कि नई दिल्ली में शरीफ और मोदी के दरमियान 45 मिनट की बातचीत के दौरान तमाम मुतनाज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। कश्मीर का मसला भी उठाया गया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि कश्मीर को नज़रअंदाज कर दिया गया। अजीज़ नवाज शरीफ के साथ दिल्ली से इस्लामाबाद वापसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में अजीज़ नवाज शरीफ के साथ शरीक थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीज़ से पूछा गया था कि आया मसला कश्मीर को मुलाकात के दौरान नज़रअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, क्योंकि इसके हल के बगैर अमन का मकसद हासिल नहीं हो सकता। अजीज़ ने बताया कि दोनों ममालिक ने तमाम मसाइल को बातचीत और ताउन के ज़रिए हल करने से इत्तेफाक कर लिया है ताकि इस इलाके में अमन कायम हो। नरेंद्र मोदी ने वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल की अहम तरीन जिम्मेदारी एक ऐसी खातून रुकन पार्लियामेंट को तफवीज़ की है जिन्होंने सिर्फ 12वीं जमात तक तालीम हासिल की। स्मृति ईरानी सबसे कम उम्र वज़ीर भी हैं और ना तजुर्बेकार भी। इन्हें मुल्क की तारीख़ और तालीमी सरगर्मियों के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। इसके बावजूद इस अहम तरीन वज़ारती क़लमदान इन्हें दिया गया है जिसकी हर गोशे से मजम्मत की जा रही है। स्मृति ईरानी का ख़ानदानी पस मंज़र पंजाबी व बंगाली है। वो 2003 में बीजेपी में शामिल हुई और 2004 लोकसभा इंतखाबात में इन्हें शिकस्त हुई। इसके बाद इन्हें गुजरात से राज्यसभा का रुकन मुकर्रर किया गया। हालिया इंतखाबात में भी इन्हें अमेठी से राहुल गांधी के मुकाबले शिकस्त हुई है।
तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह चंद्रशेखर राव ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेने से कबल ही तेलंगाना से नाइंसाफियों के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज कर दिया है। जिला खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम किए जाने से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ केसीआर ने आज 29 मई को तेलंगाना बंद की अपील की है। पोलावरम प्रोजेक्ट के तहत ज़ेरे आब आने वाले 7 मंडलों को मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में जम करते हुए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है। केसीआर ने एनडीए हुकूमत की जानिब से मुखालिफ तेलंगाना फैसले पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से नाइंसाफी की साजिश के तहत 7 मंडलों को खम्मम जिला से अलहदा किया जा रहा है, हालांकि ये इलाके तेलंगाना का अटूट हिस्सा है। केसीआर ने कहा कि मरकजी काबीना ने ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी और सदर जमहूरिया की मंजूरी बाकी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मरकजी हुकूमत की मुखालिफ तेलंगाना पॉलिसी के खिलाफ बंद में रजाकाराना तौर पर हिस्सा लेते हुए अपनी नाराजगी का इजहार करें। उन्होंने सदर जमहूरिया से अपील की कि वो इस मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस को मंजूरी ना दें। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में नाफिज सदर राज 2 जून को जज़वी तौर पर बर्खास्त कर दिया जाएगा ताकि टीआरएस के सदर केसीआर को नई रियासत तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने का मौका फराहम किया जा सके। लेकिन तकसीम के बाद बाकी बच जाने वाली रियासत आंध्र प्रदेश सीमा आंध्रा में ये सदर राज 8 जून तक जारी रहेगा, जब तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपने ओहदे का हलफ लेंगे। 2 जून को रियासत की आसान और पुरसुकून अंदाज में तकसीम को यकीनी बनाने के लिए मरकजी वजारत दाखिला और हुकूमत आंध्र प्रदेश की तूफ़ानी सरगर्मियाँ जारी है। तेलंगाना में नाफिज सदर राज की बर्खास्तगी के लिए 2 जून की सुबह तौक़े है कि एक आलमिया जारी किया जाएगा, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव मुल्क की 29वीं रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से ओहदे का हलफ लेंगे। 10 से 12 साल की उम्रें बच्चों के लिए खेलने कूदने पढ़ने लिखने और शरारतें करने की उम्रें होती हैं, और जब औलाद इन उम्रों को पहुंच जाते हैं तो वालिदैन इनका खास ख्याल रखते हैं कि इनके लख्त जिगर को किसी बात की तकलीफ ना हो। लेकिन बाज़ गुर्बत ज़दा ख़ानदान ऐसे भी हैं जहां इनके नौनिहालों को स्कूली तातीलात में मौज मस्ती के बजाय जज्व क़ुव्वती मेहनतें करनी पड़ती हैं ताकि अपने नए तालीमी साल के अखराजात, जिसमें स्कूल की फ़ीस, किताबों की ख़रीदारी, यूनिफॉर्म और बस्ता वगैरह के अखराजात बर्दाश्त कर सकें। शहर में ऐसे सैकड़ों बच्चे मौजूद हैं जो कि इस चिलचिलाती धूप में मेहनतों में मसरूफ़ हैं। आज ऐसे ही चंद मेहनती बच्चों से मुलाकात की है जो कि स्कूल की तातीलात का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। लंगर हाउस में 10 साला बबलू तातीलात में मछली की फ़रोख्त में अपनी मां की मदद करता है। बबलू की मां ने कहा कि अब इनका बेटा सारा वक्त इनकी मदद करता है और फुटपाथ पर बैठकर वो मछली फ़रोख्त करता है, जिससे इनकी काफ़ी मदद हो जाती है। बबलू इनका बड़ा बेटा है जो कि स्कूली औकात में दोपहर तक स्कूल में तालीम हासिल करता है और स्कूल से वापसी के बाद वो अपनी मां की मदद करता है। इसी तरह के एक और लड़के से अलमारियों के कारखाने में मुलाकात हुई जो कि अपना नाम और दीगर तफसीलात बताने से डर रहा था। ताहम इस कारखाने के मालिक ने कहा कि ये लड़का यहाँ तातीलात में ही काम करता है ताकि तालीमी साल के आगाज़ पर वो तालीमी अखराजात को बर्दाश्त कर सके। दुकान के मालिक ने कहा कि वो इसकी मेहनत के इवज़ इसकी स्कूली फ़ीस, किताबें और बस्ता खरीद कर देते हैं। इन मेहनती बच्चों की सफ़ में एक नाम सद्दाम भी है जो कि 9 बरस का लड़का है। सद्दाम के वालिद का ढोल बनाने का कारोबार है और वो स्कूली तातीलात को बर्बाद करने के बजाय अपने वालिद के काम में हाथ बटा रहा है। सद्दाम के वालिद ने कहा कि इनकी इतनी इस्तेताअत नहीं है कि वो अपनी दुकान में नौकर रख सके, लेकिन स्कूली तातीलात में सद्दाम से इनकी काफ़ी मदद हो जाती है और साथ ही वो अपने बेटे की तरबियत अपनी निगरानी में कर सकते हैं। सद्दाम के वालिद का मजीद कहना है कि अगर वो इन तातीलात में बेटे को घर में छोड़ दें, इसके बिगड़ जाने के खदशात भी रहते हैं। चार मीनार के पास एक इसी उम्र के लड़के से मुलाकात हुई जिसके घर में ताकीद की गई है कि अगर कोई नाम और दीगर तफसीलात पूछे तो कुछ ना बताना। लिहाजा इसने अपना नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन कहा कि यहाँ चार मीनार के दामन में नाड़े, कांटे और इस तरह की छोटी अशिया फ़रोख्त करते हुए रोज़ाना 100 रुपये की कमाई करता है, जिससे वालिदा की मदद हो जाती है, जबकि इस लड़के के वालिद का बंडी पर कारोबार है। इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि गरमाई तातीलात में खेलकूद और दीगर बेफैज़ मसरूफियात में अपना वक्त बर्बाद करने वाले नौजवानों के तईं अइम्मा मसाजिद और उलमा अपने खुतबात में नौजवान नस्ल की सही तरबियत के मौजू को अहमियत दें ताकि नौजवान नस्ल की सही रहबरी हो सके और एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। सिविल लेबोरेटरीज कमेटी का कहना है कि किशनबाग में सिख अशरार के हमलों और बीएसएफ फायरिंग में जाँ बहक शुजाउद्दीन खतीब, मोहम्मद फरीद और वाजिद अली के वर्सा को फीकस जो 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है।
ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि मुआवजे की रकम में इजाफा करते हुए इसे 10 लाख कर दिया जाए। साथ ही BSF की गोलियों और अशरार की तलवारों से जख्मी होने वाले अफराद को भी मुआवजा फौरी अदा किया जाए, इसलिए कि जख्मियों को फीकस 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक इन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है। सिविल लिबर्टीज कमेटी के एक 12 रुकनी हक़ाइक़ जानने वाली कमेटी ने गुज़िश्ता हफ्ते अर्श महल किशन बाग का दौरा करते हुए पुलिस ओहदेदारों और मुकामी अवाम से बात की थी। M नारायण राव, PM राजू, M श्रीनिवास और सुदर्शन ने कल दफ्तर सियासत पहुंचकर किशन बाग में सिखों के हमले के बारे में हक़ाइक़ से वाकिफ करवाया और कहा कि वाक़े के दिन एक मजहबी परचम नजर आतिश किए जाने के नाम पर जो तशद्दुद बर्पा किया गया, अगर पुलिस बर वक्त इक़दाम करती तो इलाके में किसी का कोई जानी व माली नुकसान नहीं होता। इन कायदीन ने बताया कि सुबह 6 बजे जबकि गरीब मुसलमान महख्वाब थे, इन पर अचानक हमला किया गया और मुस्लिम आबादी पर हमले का सिलसिला तकरीबन 3 घंटों तक जारी रहा। हैरत इस बात पर है कि पुलिस और BSF 3 घंटों तक भी हालात पर काबू नहीं पा सकी। हद तो यह है कि पुलिस और BSF के जवानों की मौजूदगी में अशरार हाथों में तलवारें लिए मुसलमानों पर हमले और संगबारी करते रहे। हिंदुस्तानी क्रिकेट के लीजेंड सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड के दिलों की धड़कन शाहरुख खान ऐसी 100 शख्सियतों में शामिल हैं जिन्हें इंटरनेट पर लोग बहुत महबूब रखते हैं। टाइम मैगजीन की तरतीब दी गई एक फहरिस्त से ये बात सामने आई है। इस फहरिस्त में सबसे ऊपर साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश है, जिनका स्कोर 66 पॉइंट्स है। उनके पेशरो बाराक ओबामा को 45 पॉइंट्स के साथ दूसरा मुकाम मिला है। तेंदुलकर का इस फहरिस्त में 68वां रैंक और 24 पॉइंट्स हैं। ताहम शाहरुख 22 के कम स्कोर के साथ 99 के दूसरे आखिरी रैंक पर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ का 22 पॉइंट्स के साथ शाहरुख से 1 दर्जे बेहतर है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।